नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस यूनिट नंबर सेकंड में हम बात करेंगे विभिन्न संप्रेषण तकनीकों का शिक्षा में उपयोग। तो आइए दोस्तों, आप लोग सभी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दिया गया है और इस टेलीग्राम पर आपको वो सभी नोटिस मिलते जाएंगे जो आपको रेट से संबंधित जानकारियाँ मिलेंगी और रेट की आपको क्लासें भी निःशुल्क मिलेंगी। इसी यूट्यूब चैनल पर आपको हम पढ़ाएंगे। तो आज की इस क्लास में आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे कंप्यूटर को लेकर के, आईसीटी यानी कि सूचना संप्रेषण एवं तकनीकी यूनिट सेकंड। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपको याद रखना है कि इनमें से माध्यम के आधार पर संप्रेषण का प्रकार नहीं है। तो कौन सा नहीं है साथियों? ऊर्ध्वगामी संप्रेषण नहीं है। यहाँ पर लिखित संप्रेषण हो सकता है, दृश्य संप्रेषण भी होता है और मौखिक संप्रेषण भी होता है, लेकिन ऊर्ध्वगामी संप्रेषण आपका संप्रेषण का आधार नहीं है। तो ये माध्यम नहीं है हमारा ऊर्ध्वगामी संप्रेषण। श्रव्य संप्रेषण का जो माध्यम है साथियों, वो कौन सा है? ग्रामोफोन है, ठीक है ना। क्योंकि एडी मॉडल जो है ना, अपना मॉडल जो होते हैं या प्रोजेक्ट जो होते हैं, प्रोजेक्टर मॉडल, ये सब क्या है? दृश्य है। पुस्तक ये कब क्या है? दृश्य संप्रेषण के माध्यम है। लेकिन ग्रामोफोन क्या है? एक श्रव्य माध्यम है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, शिक्षण का अनुभव प्रतिमान किसके द्वारा दिया गया? दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एडलर डेल, कौन है? एडगर डेल, इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है, चित्रों, मानचित्रों, स्ट्रिपों, कार्टून, रेखाचित्र व फोटोग्राफ आदि का प्रदर्शन के लिए कौन सा उपकरण काम में लिया जाता है? तो याद रखेंगे आप लोग, फलालेन बोर्ड याद रखेंगे। फलालेन बोर्ड है जो कपड़े का बनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विजुअलाइजर का सबसे महत्वपूर्ण अवयव या अंग कौन सा है? तो वो है हमारा आइरिस। आइरिस का मतलब यहाँ पर आँख है। क्या होगा? आँख। आँख हो जाएगा भाई आई। हमारी जो विजुअलाइजर है, देखने के काम कौन सा अंग आता है? आइरिस आता है, नहीं आँखें आती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, ब्रेल डिस्प्ले का उपयोग किस प्रकार के बच्चों के लिए किया जाता है? देखेंगे आप लोग, दृष्टिबाधिता, जो बच्चे दृष्टिबाधित हैं, जिनको दिखाई नहीं देता है, उन बच्चों के लिए ब्रेल लिपि या ब्रेल डिस्प्ले का उपयोग किया जाता है। वह उपकरण जो दृश्य निर्योग या दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए काम में आता है, वही ब्रेल डिस्प्ले। उल्टा पूछ लिया जस्ट आपसे। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, शैक्षिक तकनीकी में दृष्टिबाधिता के निराकरण के लिए कौन सा उपकरण काम में लिया जाएगा? तो याद रखना आप लोग, जॉज रीडर काम में लिया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि वह उपकरण जिसमें प्रकाश किरणों का उपयोग कर आवाज़ को प्रकाश संवेदी रिसीवर तक संचारित किया जाता है। तो क्या आंसर होगा इसका? इंफ्रारेड तरंगों के द्वारा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, विद्यार्थियों की उच्चतम क्षमता के सुधार में सहायक उपकरण कौन सा है? तो आपका उपकरण याद रखना है, स्पीच रिकॉग्निशन प्रोग्राम। कौन सा है? स्पीच रिकॉग्निशन प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, आइए, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के प्रतिपादक कौन है साथियों? याद रखना आप लोग, BF स्किनर साहब है, जिन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया था। और ये जो रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन सिद्धांत है अपना, ये 1954 में BF स्किनर के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आता है, देखिए आप लोग, अगला, क्रमिक शिक्षण वास्तविक परिस्थितियों का यथार्थ चित्रण करना क्या है? तो कौन सा होगा साथियों? अनुरूपित शिक्षण होता है। जब दो या दो से अधिक शिक्षक मिलकर के शिक्षण करवाते हैं तो उस विधि को क्या कहेंगे? हम दल शिक्षण विधि कहेंगे। क्या कहेंगे? दल शिक्षण विधि। आगे देख रहे, अगला क्वेश्चन अपना है, संप्रेषण क्या है? चलिए भाई, संप्रेषण क्या है यानी कम्युनिकेशन क्या है? व्हाट इज कम्युनिकेशन? आप लोग इंग्लिश में पढ़ के आए होंगे। तो संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसमें विचारों, संप्रत्यों, भावनाओं और सूचनाओं का आदान प्रदान, प्रेषण या निर्देशन या परस्पर विनिमय या आदान प्रदान किया जाता है। वो क्या कहलाता है? संप्रेषण कहलाता है, यानी कम्युनिकेशन कहलाता है, वार्तालाप कहलाता है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, संप्रेषण के तत्व कौन कौन से हैं? तो संप्रेषण के 3 तत्व हैं, जरा आपको याद रखने हैं। पहला होता है स्रोत, यानी जो संप्रेषण प्रदान करने वाला होता है। दूसरा होता है माध्यम, जो संदेश वाहक का कार्य करता है। और तीसरा होता है रिसीवर, संदेश को प्राप्त करने वाला, ठीक है, रिसीवर। संप्रेषण 2 प्रकार का होता है साथियों, एक होता है शाब्दिक संप्रेषण और दूसरा होता है अशाब्दिक संप्रेषण, ठीक है। आगे बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। एडगर डेल के अनुभव शंकु का परिचय दीजिए। तो 1960 में एडगर डेल ने बताया कि विद्यार्थी सीखी हुई विषय वस्तु को तब अधिक देर तक याद करके रखता है
जब तक वह कोई कार्य करता है। इनके शोध कार्य के फलस्वरूप अनुभव शंकु का निर्माण भी किया जाता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि एडगर डेल के अनुभव शंकु प्रतिमान की क्या उपयोगिता है। तो इसमें विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्री को शामिल किया जाता है जिनकी अधिगम अनुभव की दृष्टि से व्याख्या की जा सकती है। दूसरा इसका उपयोग है कि इसमें अधिगम अनुभवों की व्यापकता के संदर्भ में शिक्षण सहायक सामग्रियों का विवेचन भी किया जाता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आता है, इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड क्या होता है। इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड क्या है? यह एक वृहद आकार का अंतःक्रिया उपकरण है जो कंप्यूटर से जुड़ा होता है। यह कंप्यूटर के डेस्कटॉप को इस बोर्ड की सतह पर प्रक्षेपित करता है, यानी दिखाता है, जहां उपयोगकर्ता एक पेन या उंगली या फिर अन्य साधन के द्वारा कंप्यूटर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। यह बोर्ड किसी भी दीवार या फिर किसी स्टैंड के सहारे लगाया जाता है। तो ये होता है हमारा इंटरेक्टिव बोर्ड। ज़रा याद रखेंगे इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कि टैप रिकॉर्डर या सीडी प्लेयर, सीडी जो प्लेयर है इसकी क्या शैक्षणिक उपयोगिता है। भाषा शिक्षण में छात्रों के उच्चारण सुधारने में उपयोगी होता है। शिक्षक विद्यार्थी और शिक्षकों को प्रभावी पृष्ठपोषण प्रदान करने में उपयोगी होता है। संगीत शिक्षण में विभिन्न वाद्य यंत्रों की आवाज़ों और रोगों के शिक्षण में भी उपयोगी होता है। और शैक्षिक प्रसारण एवं महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को रिकॉर्ड करके पुनः सुनाने और उनमें सुधार करने में भी उपयोगी होता है। तो ये किसका काम होता है? सीडी प्लेयर या फिर टैप रिकॉर्डर का। मेरा गला थोड़ा बहुत ज़्यादा ख़राब है साथियों, इसलिए आप लोग मेरा सहयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा में क्या तात्पर्य है। समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं? समाज में विभिन्न रूप से सक्षम बच्चों को विद्यालयों में अन्य विशेष योग्यजन जो बच्चे होते हैं उनके साथ जो शिक्षा दी जाती है, जो कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है शिक्षा में, उसे हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। यानी कि जो विशेष योग्यजन बच्चे होते हैं ना, विशेष योग्य बच्चे होते हैं, निःशक्तजन वगैरह, उनको हम नॉर्मली जो बच्चे होते हैं साधारण बच्चों के साथ में अगर शिक्षा प्रदान कर ले, उनके साथ में कोई भेदभाव ना करें, तो वो कहलाती है समावेशी शिक्षा। सहायक तकनीकी से क्या मतलब है? यह तकनीकी निर्योग्यता वाले बालकों की क्रियात्मक क्षमता को बढ़ाने हेतु काम में ली जाती है। यह अधिगमकर्ता की व्यक्तिगत क्षमता में अभिवृद्धि करने में काम में ली जाती है। क्या? सहायक तकनीकी। उसके बाद बात करते हैं हम अनुदेशन तकनीकी क्या है। तो यह तकनीकी अनुदेशक या शिक्षक की क्रियात्मक क्षमता को बढ़ाकर उसे विशिष्ट बालकों को पढ़ाने के लिए योजना बनाने में मदद करती है। सामान्य शब्दों में अगर हम कहें कि अनुदेशन तकनीकी उपकरणों में सामग्री के प्रयोग द्वारा विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण का मार्ग एवं विधि होती है। अगला जो क्वेश्चन है अपना वो देखेंगे आप लोग। देखिए, श्रवण संबंधी निर्योग्यताओं के निराकरण हेतु प्रयुक्त किए जाने वाले कोई 4 उपकरण। तो यहाँ पर मैं कई उपकरण आपको बता रहा हूँ, जैसे हियरिंग एड होता है, इंफ्रारेड है, कंप्यूटर एवं वेबकैम है, स्मार्ट बोर्ड है, डिजिटल पेन है, कैप्शन माइक्रोफोन है और आई कम्युनिकेटर है। ये सब क्या है? श्रवण संबंधी निर्योग्यताओं को दूर करने के उपकरण हैं जो आपकी सहायता करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभिक्रमित अनुदेशन किसे कहते हैं? अभिक्रमित अनुदेशन या अधिगम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक नया आयाम होता है। विद्यालयों को व्यक्तिगत अनुदेशन या अधिगम प्रदान करने का यह सुव्यवस्थित, सुनियोजित व सुनियमित स्व अनुदेशन तकनीकी है। इसमें विषय वस्तु और अधिगम अनुभवों को छोटे छोटे पदों में व्यवस्थित करके बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो ये हो जाती है अभिक्रमित अनुदेशन। याद रखेंगे आप लोग। अगला जो क्वेश्चन है अपना, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। सूक्ष्म शिक्षण किसे कहते हैं, यानी माइक्रो टीचिंग क्या होती है? आप लोगों ने अक्सर पढ़ा होगा माइक्रो टीचिंग के बारे में। तो सूक्ष्म शिक्षण एक सरलतम शिक्षण अभ्यास विधि है जिसकी विद्यार्थी शिक्षक छोटे समूह, छोटा सा प्रकरण, छोटे से काल के लिए एक कौशल का अभ्यास करने हेतु अपनी प्रस्तुति पृष्ठपोषण हेतु देता है। पृष्ठपोषण स्वयं रिकॉर्डिंग से या अथवा कक्षा में उपस्थित साथियों एवं प्राध्यापक से प्राप्त किया जाता है तथा उत्तरोत्तर प्रगति हेतु गलतियों का निवारण करके पुनः प्रस्तुति भी इसमें दी जाती है। तो आप लोगों ने कक्षा में फाइनल लेसन जब आप लोग पढ़ाएंगे साथियों, कि एक माइक्रो टीचिंग का पार्टी होता है आपका फाइनल लेसन, ध्यान रखेंगे आप लोग।
तो आसानी से कर पाएंगे। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो याद रखना आप लोग, यह उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत पर कार्य करता है और ये उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत B.F. स्किनर साहब ने दिया था। इसलिए आप लोग याद करना, मैंने आपको ऑब्जेक्ट में बताया कि रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन जो सिद्धांत के प्रतिपादक है वो B.F. स्किनर साहब ही है और उन्होंने इसको 1954 के अंदर प्रतिपादित भी किया था। अगला क्वेश्चन आता है कि अनुरूपित शिक्षण या कृत्रिम शिक्षण क्या होता है? विद्यार्थी शिक्षकों को कक्षा में शिक्षण में जाने से पहले ही साथी विद्यार्थियों के समक्ष अभ्यास का अवसर दिया जाता है, जिसे हम अनुरूपित शिक्षण कहते हैं। अनुरूपित शिक्षण विद्यार्थी शिक्षकों को वास्तविक कक्षा शिक्षण की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करता है, आत्मविश्वास को बढ़ाने में सहायता करता है। आरविन के अनुसार 1964 में इन्होंने दिया था सिद्धांत कि कृत्रिम शिक्षण वास्तविक परिस्थितियों का यथार्थ चित्रण करना होता है। अनुरूपित शिक्षण कृत्रिम परिस्थितियों में छात्रों में विशिष्ट व्यवहार को विकसित करता है, जिसमें विद्यार्थी शिक्षक अनेक भूमिकाओं का निर्वहन करते हैं, जैसे छात्र और पर्यवेक्षक आदि। तो एक परिभाषा DR क्रक्सेंक के अनुसार भी दी थी, जिसको आप भले याद मत रखना। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है साथियों टीम टीचिंग यानी दल शिक्षण से आप क्या समझते हैं? याद करना इस क्वेश्चन को आप लोग। दल शिक्षण एक व्यवस्था है जिसमें समूह के शिक्षक अपनी क्रियाओं को स्वयं निर्धारित करते हैं, उन्हें कार्य चयन की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। प्रत्येक शिक्षक अपने कौशल, व्यक्तित्व, अनुभवों और विशेष योग्यताओं का प्रयोग करने का प्रयास करता है। इसके अनुसार विद्यालय सुविधाओं का अधिक से अधिक प्रयोग करने का भी प्रयास किया जाता है। दल शिक्षण व्यवस्था का वह स्वरूप है जिसमें 2 या 2 से अधिक शिक्षक अपने स्रोतों, अभिरुचियों और छात्रों की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण अधिगम संपन्न करते हैं तथा वे विद्यालय की सुविधाओं का समुचित उपयोग भी करते हैं। दल शिक्षण परंपरागत शिक्षण के स्थान पर एक ऐसा नवाचार है जिसमें शिक्षण में सुधार लाने, गुणात्मकता की वृद्धि के लिए एक ही कक्षा में कई शिक्षक मिलकर शिक्षण कार्य करते हैं। यह कक्ष अनुदेशन की एक पद्धति है जिसमें अनेक शिक्षक अपने व्यक्तिगत विषयों को समन्वित कर एक पाठ्यक्रम बना करके एक दल के माध्यम से विद्यार्थियों के एक समूह को पढ़ा सके। यह एक तंत्र है जिसमें 2 या अधिक शिक्षक उनका ज्ञान और कौशल की वृद्धि संयुक्त कक्ष में शिक्षण करा सकते हैं। हो गया याद। अगला जो क्वेश्चन है आपका, याद रखना आप लोग, अनुभवों का शंकु किसे कहते हैं? अभी आपने जस्ट ऊपर पढ़ा है एडगर डेल का। तो अनुभवों का शंकु क्वेश्चन इससे आएगा एडगर डेल से। ध्यान रखना 4 क्वेश्चन है एडगर डेल के, एक प्रश्न आपको एग्जाम में 100% मिलेगा, चिंता नहीं करना है। तो शिक्षाविद एडगर डेल ने विभिन्न सहायक सामग्री या शिक्षण अधिगम सामग्रियों को प्रभावशीलता के आधार पर अलग अलग श्रेणियों में बांटा। प्रत्येक सहायक सामग्री की प्रभावशीलता के कारण ही अधिगमकर्ता विभिन्न अनुभवों को ग्रहण करता है। इस प्रकार सहायक सामग्री की उपयोगिता एवं प्रभावशीलता के आधार पर अनुभवों का शंकु निर्मित होता है। इस प्रकार के वर्गीकृत सहायक सामग्री से प्राप्त अनुभवों को हम अनुभव का शंकु कहा जाता है। तो जरा आप लोग इसको याद रखेंगे। आगे बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। रेडियो प्रसारण के शैक्षिक उपयोग क्या होते हैं? तो प्रसारण से पूर्व तैयारी इसमें होती है। पहला सुझाव क्या है कि प्रसारण से पूर्व तैयारी करें। प्रसारण कार्यक्रम की पूर्व सूचना एकत्र करनी चाहिए। पाठ्यक्रम संबंधी कार्यक्रम को टैप करने की तैयारी भी रखनी चाहिए ताकि पुनः उसका उपयोग किया जा सके। प्रसारण सुनना। प्रसारण समय से पहले कक्षा में छात्रों को बिठाएं तथा पाठ से संबंधित प्रश्न पूछकर छात्रों को प्रसारित कार्यक्रम के लिए अंत प्रेरित करना चाहिए ताकि छात्रों की कार्यक्रम में रुचि बढ़ सके। तो उसके बाद प्रसारण के बाद क्या क्रियाएं करनी चाहिए? प्रसारण के स्पष्ट बिंदुओं का स्पष्टीकरण करना चाहिए। प्रसारण पर आधारित प्रश्नों के माध्यम से कार्यक्रम की उपयोगिता का पता लगाया जा सकता है। तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों ये। अगला जो क्वेश्चन है आप लोग देखेंगे कि जो हमारा ब्लैक बोर्ड होता है कक्षा में, उसका उपयोग करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? शीघ्रता से चित्र बनाए जाने चाहिए, नहीं तो बच्चे ऊब जाएंगे।
कठिन चित्रों को कक्षा शुरू होने से पहले ही बना लेना चाहिए। लिखते समय कक्षा में तिरछा होकर लिखना चाहिए। साथ ही लिखते समय चौक की आवाज़ नहीं होनी चाहिए। साफ सुथरा लिखें, एकदम स्पष्ट और एक सीध में लिखना चाहिए। सफ़ेद या पीले चौक का इस्तेमाल करना चाहिए या फिर अन्य किसी रंगीन चौक की अपेक्षा चमकदार चौक का इस्तेमाल करें। योजनाबद्ध तरीके से लिखना चाहिए। ब्लैक बोर्ड पर ऊपर से लिखते हुए नीचे की तरफ आना चाहिए। ब्लैक बोर्ड को 2 भागों में डिवाइड कर लेना चाहिए ताकि एक साइड में हम ग्राफ, नक्शे, मानचित्र आदि बना सकें और दूसरी तरफ हम अपने मैटर को लिख सकें। हमेशा साफ और सुथरा स्पष्ट लिखें। ब्लैक बोर्ड के निचले बाएं कोने को हमेशा शब्दों की गलतियों के सुधार के लिए खाली रखें। तो ये आपको ध्यान रखने योग्य बातें हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, देखो CD प्लेयर से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन मैंने आपको ऊपर बता ही दिया है। इसके शैक्षिक उपयोग आप लोग खुद पढ़ना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप लोग निशान लगा लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, ओवरहेड प्रोजेक्टर क्या होता है। ओवरहेड प्रोजेक्टर के उपयोग की विधि क्या होती है। तो इस उपकरण की सहायता से हम चार्ट, चित्र, नक्शा इत्यादि को स्क्रीन पर ट्रांसपेरेंसी के माध्यम से दिखाते हैं। यह प्रोजेक्शन कक्षा में विद्यार्थी शिक्षकों के सामने की दीवार पर लगी स्क्रीन पर प्रोजेक्ट किया जाता है। OHP की यानी ओवरहेड प्रोजेक्टर की सहायता से शिक्षण को अधिगम, प्रदीपक अथवा और भी अधिक रुचिकर बनाया जा सकता है। इसकी सहायता से शिक्षक कम समय में अधिक विषय सामग्री का शिक्षण कर पाता है। अब इसके उपयोग की विधि को साथियों आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा आपको निशान लगवा रहा हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरी बोलने की, लेकिन फिर भी मेरा क्षेत्र साथ नहीं दे पा रहा, मेरा जो गला है ना खराब है थोड़ा सा। मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर का शिक्षा के क्षेत्र में क्या उपयोग है, तो देखेंगे आप लोग। इसके माध्यम से हम वीडियो, फिल्म, फोटो प्रस्तुतिकरण, कंप्यूटर डेटा को एक पर्दे पर बड़े रूप में दिखाने का काम करते हैं। किसके लिए? मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर के माध्यम से। अब इसके उपयोग की बात करें तो तकनीकी युक्त कक्ष में लेख, फोटो, रेखाचित्र आदि को बड़ा करके दिखाया जा सकता है। रंगीन और रुचिकर संसाधनों के साथ में इसको दिखाया जा सकता है। शिक्षक इसके द्वारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, मल्टीमीडिया सामग्री, वीडियो या फिर अन्य अधिगम सामग्री को एक साथ बड़े विद्यार्थी समूह के सामने भी प्रस्तुत कर सकता है। शिक्षक कक्षा में एक पाठ को प्रोजेक्टर के माध्यम से सभी विद्यार्थियों को चित्रों सहित एक साथ पढ़ा और दिखा भी सकता है। ठीक है ना। नक्शे में स्थान को दर्शाना, ऑडियो वीडियो ग्राफिक्स युक्त लेख को भी इसके माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। अगला जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है साथियों, याद रखना आप लोग, AD मॉडल क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके निर्माण के विभिन्न चरण कौन कौन से हैं, तो इसके आपको मैं बता रहा हूँ 5 चरण है साथियों। AD मॉडल जो है विश्लेषण, डिज़ाइन, विकास, कार्यान्वयन और मूल्यांकन के लिए एक नवीनतम मॉडल होता है। यह मॉडल अपने प्रयुक्ताओं के लिए प्रभावी शैक्षिक पाठ्यक्रम और सामग्री बनाने की प्रक्रिया में काम आता है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी में इस मॉडल की अवधारणा अन्य की तुलना में बहुत अधिक उपयोगी है और इसके 5 आपको चरण याद रखने हैं। पहला है विश्लेषण, दूसरा है डिजाइन, तीसरा है विकास, चौथा है कार्यान्वयन, 5वां है मूल्यांकन। तो जरा आप लोग पढ़िए, आप लोग इसको थोड़ा सा देखिए। पहला है विश्लेषण। पहला चरण कौन सा? विश्लेषण। की विश्लेषण के दौरान डिजाइनर लक्ष्यों और उद्देश्यों, श्रोताओं की आवश्यकताओं को समझता है। यह भविष्य के निर्णयों के लिए भी एक आधार है। इसमें शिक्षण समस्या को स्पष्ट किया जाता है। निर्देशात्मक लक्ष्यों और उद्देश्यों को इस प्रकार स्थापित किया जाता है कि सीखने का वातावरण हो और शिक्षार्थियों के मौजूदा ज्ञान और कौशल की पहचान हो सके। सेकंड इसका स्टेप है, चरण है डिज़ाइन करना। डिज़ाइन सीखने के उद्देश्य को निर्दिष्ट करने के लिए एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। इसमें प्रोटोटाइप में अनुभव, ग्राफिक डिज़ाइन, इंटरफेस, सामग्री को निर्धारित किया जाता है। तीसरा है अपना विकास। डिज़ाइन चरण पर आधारित सामग्री और अध्ययन सामग्री का वास्तविक निर्माण करती है। 5वां है कार्यान्वयन के दौरान परियोजना प्रारंभ कर दी जाती है और शिक्षार्थी और शिक्षक प्रशिक्षण के लिए एक प्रक्रिया विकसित की जाती है और जो सामग्री विकसित की जाती है उस सामग्री को विद्यार्थियों के समूह में वितरित किया जाता है। उसके बाद प्रशिक्षण सामग्री की प्रभावशीलता का मूल्यांकन भी किया जाता है। 5वां स्टेप आता हमारा मूल्यांकन का ही। इस मॉडल में मूल्यांकन 2 प्रकार से किया जाता है।
पहला मूल्यांकन करते हैं रचनात्मक तरीके से, दूसरा करते हैं योगात्मक तरीके से। ठीक है, रचनात्मक मूल्यांकन एडी प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में मौजूद होता है, जबकि योगात्मक मूल्यांकन है वो मापदंड संबंधी संदर्भित मदों के लिए बनाया जाता है। तो ये प्रश्न आप लोग जरूर पढ़ के जाना है। एडी मॉडल बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे हम बात करते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण चक्र को समझाइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी अपना, ठीक है ना। सूक्ष्म शिक्षण चक्र के कितने सोपान है? पहला सोपान है सूक्ष्म पाठ योजना तैयार करना, दूसरा है शिक्षण सत्र बनाना, तीसरा है प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक प्रदान करना, चौथा चरण है पुनः पाठ योजना का निर्माण करना, पांचवा चरण है पुनः अध्यापन करना, और फिर छठवां चरण है अपना अंतिम पुनः प्रतिपुष्टि करना। तो जरा आप इसको याद करके ज़रूर जाएं। ठीक है भाई। अगला शायद हमारा क्वेश्चन आता है कि अनुरूपित शिक्षण में गुण और दोषों का उल्लेख कीजिए। तो इसके गुण और दोष सुन लीजिए आप लोग। गुण की बात करें तो इसके द्वारा वास्तविक कक्षा का सामना करने से पहले कक्षा व्यवहारों से परिचित कराया जाता है। प्राप्त सुझावों के द्वारा अपने शिक्षण व्यवहार में सुधार लाने के लिए तकनीकी अत्यधिक प्रभावी होती है। विद्यार्थी शिक्षकों में आत्मविश्वास विकसित करने के लिए उपयोगी विधि है। इसके द्वारा सामाजिक कौशल का विकास भी किया जा सकता है। फीडबैक प्रदान करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। पाठ्य वस्तु को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करने के लिए भी ये क्षमताओं का विकास करती है। इसके दोषों की अगर हम बात करें तो ये एक वयस्क को बालकों की भूमिका का निर्वहन करने में कठिनाई महसूस होती है। पहली दोष है इसकी कमी। वे छात्रों को पर्यवेक्षक की भूमिका में होते हैं। वे छात्र जो एक पर्यवेक्षक की भूमिका में होते हैं वे अपने साथी विद्यार्थी शिक्षकों के संबंध में पसंद के अनुसार निर्णय दे सकते हैं। अनुरूपित शिक्षण द्वारा सीखने में बहुत समय अधिक लगता है। तो ये आपको याद करना है। ठीक है भाई। अब अपना शायद एक भी क्वेश्चन नहीं बचा है, उसके बाद हमारे निबंधात्मक प्रश्न आते हैं और जो आपको पढ़ने हैं ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको आप लगा लीजिए। आप लोग संप्रेषण तकनीकी की परिभाषा देते हुए संप्रेषण के कितने प्रकार हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के 100% चांसेस है 6 नंबर का आएगा, कम से कम 3 नंबर का आएगा, 3 नंबर का ही आएगा। ये शायद 20 नंबर की यूनिट है हमारी, 20 नंबर का अपना पूरा पेपर है ये। ठीक है ना। तो आप लोग याद रखेंगे 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा निबंधात्मक, 3 या फिर 4 का। तो देख लीजिए आप लोग, निबंधात्मक प्रश्नों को मैंने एप्लीकेशन पर बता दिया है, आप लोगों ने सबने पढ़े होंगे। और बात करते हैं हम हमारे टेलीग्राम को आप लोग ज़रूर ज्वाइन करना साथियों, क्योंकि टेलीग्राम पर अब हम आपको रीड की क्लासें चलाएंगे, निःशुल्क रहेंगी सभी क्लासें, चिंता मत कीजिए, और नोट्स भी आपको प्रदान करेंगे। धन्यवाद।